प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट लेवल सेकंड के लिए गणित से हमारा रहेगा टॉपिक बीजीय व्यंजक, जिसमें हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, गुणा, भाग और उसकी सर्वसमीकाएं। और इससे पहले हमने गणित में क्या क्या पढ़ लिया है वो देखिएगा। हमने घातांक कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ से सेकंड यूनिट से सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि ये कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके अलावा ये हमारा यूनिट नंबर 3 ये सारा कंप्लीट हो गया है। और यूनिट नंबर 5 और ये 6 जो गणित की शिक्षण विधियां हैं ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि आपने इनको अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में रीट लेवल सेकंड मैथ्स के नाम से देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बीजीय व्यंजक। तो चलिए जान लेते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है। हमारे जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं स्मॉल ए बी सी या एक्स वाई जेड और संख्याओं का संयोजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा 2x + 5y, तो यहाँ 2x + 5y ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक जिसमें x और y क्या चीज़ है, अक्षर है अल्फ़ाबेट ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, और 2 क्या और 5 क्या हमारी संख्याएं हैं। तो ये हमारा क्या निर्माण कर रहा है, एक बीजीय व्यंजक को निर्माण कर रहा है। जब ये बीजीय व्यंजक, जब ये संयोजन अगर प्लस में और माइनस में हो जाएगा तो हम कहेंगे इसे पदों के रूप में, पद रूप होगा। ये बीजीय व्यंजक का क्या होगा, पद रूप। और ये राशि अगर गुणा और भाग के रूप में आ जाए, ये राशि गुणा और भाग के रूप में आ जाएगी तो इस संयोजन को हम कहेंगे गुणनखंड। इस संयोजन को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड। जब क्या आ जाए, गुणा और भाग के रूप में, तो इसे कहेंगे गुणनखंड के रूप में। और प्लस और माइनस के रूप में आ जाए तो ये होगा हमारा पद रूप। जैसे यहाँ मैंने 2 पद लिखे हैं, एक और ये दूसरा 2 पद है, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब हमने जो बीजीय व्यंजक में ये राशियां जो यूज की है x और y है, इनको कहेंगे चर राशियां। इनको क्या कहेंगे, चर राशियां। और जो हमने 2 और 5 लिखा है इनको कहेंगे अचर राशियां, या इसको कहेंगे स्थिरांक, कांस्टेंट, जिसको कहते हैं हमने स्थिरांक यानी कांस्टेंट। उसके अलावा जैसे और भी एग्जाम्पल अपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7x² - xy² और प्लस √5y। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, हमारा एक बीजीय व्यंजक है जिसमें माइनस और प्लस में लिखा है। तो यहाँ ये बीजीय व्यंजक जो है वो 3 पदों में है, 1, 2 और 3। और यहाँ चर राशि कौन सी है, x और y। ये 2 चर राशियाँ हैं इस बीजीय व्यंजक में। इसके अलावा अगर और भी लिख सकते हैं जैसे 2x² + 5x + 7, तो ये भी हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 3 पद है। इसके अलावा जैसे 2x² + 5 ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है जिसमें 2 पद है, जिसमें चर राशि कौन सी है, x, और अचर पद कौन सा है, 5। अब यहाँ बात कर लेते हैं गुणांक की। गुणांक आखिर क्या होते हैं, गुणांक जो चर राशियों के साथ गुणा में होंगे वो क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। जैसे इसमें बात करें कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक है हमारा 2 और x का हमारा गुणांक कितना है, x का हमारा गुणांक है 5 और अचर पद है यहाँ पर हमारा, अचर पद है 7। तो मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से बता रहा हूँ। देखिएगा अगर यहाँ पे 2x माइनस अगर यहाँ x लिखा हुआ है और प्लस 10 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ अगर x की गुणांक की बात करें कि x का गुणांक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा x का जो गुणांक होगा वो -1 होगा। यहाँ क्या होगा, -1 होगा। और अचर पद कितना होगा, 10 होगा। और अगर यहाँ प्लस है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है। जहाँ भी x लिखा हुआ है उसका गुणांक 1 है, और जहाँ भी -x लिखा हुआ उसका गुणांक -1 है। जहाँ इवन यहाँ पर कोई भी चर राशि हो सकती है, यहाँ कोई भी चर राशि हो सकती है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो गुणांक होगा वो प्लस के लिए 1 होगा और माइनस के लिए -1 होगा। अब अगर बात करें कि ये गुणा के रूप में और भाग के रूप में है तो गुणनखंड कैसे कहेंगे। जैसे हमने लिखा -5y,
तो ये अगर गुणनखंड के रूप में है, ये क्या है, गुणनखंड के रूप में है। यहाँ दो गुणनखंड है, देखो कौन सा, -5 और दूसरा है y। ये कैसे है, क्योंकि हम जैसे मान लो 10 को हमने लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो 10 को क्या लिखा, 2 गुणा 5, तो 2 और 5 क्या है, 10 के गुणनखंड है। उसी प्रकार -5y लिखा हुआ है तो इसके गुणनखंड कौन से हैं, -5 और y। उसके अलावा अगर यहाँ लिखा हुआ है √5 और ये y लिखा हुआ है, तो यहाँ √5 और y दोनों क्या है, इसके गुणनखंड है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर भाग के रूप में है तो वो भी क्या होंगे, इसके गुणनखंड रूप ही कहलाएगा। अब जो बीजीय व्यंजक हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली है, तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं हमारे बीजीय व्यंजक में बहुपद, जो एक बीजीय व्यंजक का ही हिस्सा है। तो बहुपद क्या होता है, जब किसी बीजीय व्यंजक में आए हुए सभी चरों की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, तो वो सारे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए और साथ में पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तो वो बीजीय व्यंजक का कहलाएगा बहुपद। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उनमें से छांटते हैं कि कौन सा बीजीय व्यंजक होगा और कौन सा बहुपद होगा। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। तो देखिएगा कि इनमें कौन से बहुपद और कौन से बीजीय व्यंजक है, तो आप चेक कीजिए कि कौन से होंगे। तो पहला है 5x² - 7x + 7। तो यहाँ देखिएगा चर राशि कौन सी है, यहाँ x है, यहाँ एक ही चर राशि अपने पास है, चर राशि अपने पास है x है, और उसकी पावर कितनी है, 2। लेकिन यहाँ 2 जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पावर कितनी है, 1, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी 2 और 1 है। तो यानी ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। नेक्स्ट है √7y + 2y + 10। तो यहाँ देखिएगा अंडर रूट के अंदर क्या है, 7 है और y है। तो यहाँ जो अंडर रूट के अंदर 7 है और जो y है, तो y की जो पावर होगी वो y की पावर हो जाएगी 1/2। जब यहाँ रूट्स हटाएंगे तो y की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 चूँकि यहाँ परिमेय संख्या है, क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। जो पावर है हमारी घात चर राशि की वो एक परिमेय संख्या बन गई, लेकिन क्या होनी चाहिए थी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी। तो ये एक बहुपद नहीं है। हाँ, ये बीजीय व्यंजक जरूर है, ये बीजीय व्यंजक जरूर है। तो आगे देखिएगा √5x³ - 10x + 14। तो यहाँ जो ये संख्या लिखी है वो अंडर रूट के अंदर हो सकती है, लेकिन जो चर राशियाँ हैं, चाहे x है, चाहे y है, चाहे 2 है, 2 से ज़्यादा चर राशियाँ, उसकी पावर जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और साथ में धनात्मक होनी चाहिए। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक, ये क्या होगा, एक बहुपद होगा, बहुपद होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बहुपद है वो बीजीय व्यंजक भी है, और ये जो है केवल बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। बहुपद जो होगा वो एक बीजीय व्यंजक भी होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा -3x² + 5x - 1। तो यहाँ 3 पद वाला एक बहुपद है, तो यहाँ x की पावर कितनी है, -2 है, और यहाँ कितनी है, 1। तो ये देखिएगा पावर क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई, यहाँ पावर क्या है, ऋणात्मक है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, जबकि ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। आगे देखिएगा 8x³ 3/2 + 7x² + 5y + 10। यहाँ x की पावर 3/2 है, जबकि 3/2 क्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। हाँ, बीजीय व्यंजक जरूर है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ चर राशि 2 है, इसमें x है और एक y है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि कौन से बहुपद होंगे और कौन से बहुपद नहीं होंगे। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है 4 ऑप्शन में कि निम्न में से बहुपद को छांटिए या बहुपद कौन सा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण जो वो 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर, फिर पढ़ेंगे हम चरों की संख्या के आधार पर, और फिर देखेंगे बहुपद में घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले पदों की संख्या के आधार पर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि देखो, सबसे पहले यानी पद गिनते जाते हैं अपने। तो सबसे पहले आता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कौन सा होगा, जिसमें केवल एक पद होगा वो
एक पदीय बहुपद कहलाएगा। जिसे हम मोनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 5x लिखा तो ये एक पदीय बहुपद है। -7 लिखा, -7 इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अचर संख्या, सिर्फ अचर संख्या लिखी हुई है तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन वो कौन सा है, एक पदीय है। ये कौन सा है, एक पदीय है। और इसको आगे जब घात के में देखेंगे तो इसकी घात कितनी है वो भी चेक करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अचर पद है उसकी घात कितनी होती है, तो इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे एक पदीय के एग्जाम्पल है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 5xy, चर राशियाँ दो है लेकिन पद एक ही है, तो ये एक पदीय बहुपद है। आगे देखते हैं दो पदीय, यानी जिसे हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद। कौन सा, द्विपदीय बहुपद, जिसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं। जिसमें दो पद होंगे तो वो द्विपदीय बहुपद होगा। जैसे लिखा 2x² + 3y, तो इसमें दो पद है, एक और दो, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। इस तरह से हम देख सकते हैं 2x + 7 लिखा, ये भी क्या एक दो पदों वाला बहुपद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीन पद वाला, कौन सा, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, तो ये जिसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें तीन पद हो सकते हैं। कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तीन। तो यहाँ देखिएगा 2x² + 5x + 7 लिखा, तो ये एक ही चर राशि में मैंने लिखा है, तो ये तीन पद वाला बहुपद है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 3x + 4y + 7, ये भी क्या एक बहुपद है, लेकिन इसमें पद कितने हमारे पास, 1 2 3, तो ये तीन पद वाला बहुपद है। इसके अलावा ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके अलावा हम बोल सकते हैं बहुपदीय। बहुपदीय बहुपद यानी जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, वो सारे किस में रखे जाएंगे, बहुपदीय में, जिसे मल्टी पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये बहुपदीय बहुपद होगा। चलिए जी, अब जान लेते हैं हम चरों की संख्या के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। ये हमारे पद होते हैं दो, एक चर वाला बहुपद और दूसरा होता है दो चर वाले बहुपद। एक चर वाला जिसमें एक चर होगा और दो चर वाले बहुपद जिसमें दो चर होंगे, यानी चर राशियाँ कितनी होगी, दो होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर होगा तो वो होगा एक चर वाला बहुपद। जैसे 9x² + 3x, तो इसमें x आया, यहाँ भी x है, तो ये कौन सा एक चर वाला बहुपद है। इसके अलावा जैसे लिखा 7x + 5x, तो ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है। और आगे लिखा 3, तो एक चर वाला क्या है, एक बहुपद है। उसके अलावा दो चरों वाले बहुपद कौन से होंगे, जिसमें दो चर राशियाँ होगी, वो क्या कहलाएंगे, दो चर वाले बहुपद कहलाएंगे। जैसे लिखा 3x + 5y + 3, तो ये क्या एक दो चर वाला बहुपद है, जिसमें दो चर राशियां हैं, x है और y है। उसके अलावा जैसे 3x² + 5y + 10, तो ये भी क्या है, एक दो चर वाला बहुपद है, जिसमें यहाँ चर राशि x आई है और दूसरी चर राशि कौन सी है, y है। तो ये हो गया हमारा चरों की संख्या के आधार पर बहुपद। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चन आने वाले हैं कि बहुपद की घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं कि बहुपद की घात के आधार पर, बहुपद की पावर के जो बेस होगा उस पर कितने बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जो पावर होती है वो कैसे चेक करें। पहले यहाँ ये जान लीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है। तो इस चीज़ को देखेंगे सबसे पहले, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है कि जो भी बहुपद होगा उसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ इस चीज़ को लिखेंगे, चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम या उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। हाँ, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा 7x² + 5y + 7, तो यहाँ देखिएगा चर राशि दो लिखी है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, दो है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ लिखा जैसे 5x² y² + 10, तो ये एक बहुपद है और इस बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ देखिएगा चर राशि दो है, एक x है और दूसरी y है। तो x की पावर कितनी है, दो, और y की पावर कितनी है, दो। इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब साथ में गुणा के रूप में आ जाए, दो चर राशियाँ या तीन भी आ जाए तो भी क्या करेंगे, जो घात होगी उनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे लिखा 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 10, तो ये एक बहुपद लिखा जो एक ही चर राशि है जिसमें कौन सी है, सारी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो इस चीज़ में आ जाए कि एक ही चर राशि के रूप में आ जाए, तो तब भी वहाँ क्या देखेंगे, उस चर राशि की अधिकतम घात देखेंगे। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अचर पद की जो घात होगी वो कितनी होगी। जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो अचर पद है, अपने पास अचर पद है, उसकी घात कितनी होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अचर पद की घात कितनी होती है, क्योंकि अचर पद में चर राशि अनुपस्थित होती है। देखिएगा जैसे लिखा 7 या मैंने इसको बना दिया 70, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात निकालनी है। तो यहाँ देखिएगा ये अचर पद है, अचर पद है, तो यहाँ चर राशि अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो इसका मतलब यहाँ घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी उसकी। यहाँ इसको लगा सकते हैं, देखो 70 के साथ अगर x लगा दिया और उसकी पावर 0 कर दी, तो देखिए चर राशि x आ गई, x आ गई और उसकी पावर कितनी है, 0, तो अचर पद की घात कितनी होती है, 0। अब ये x 0 क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसकी पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ x की पावर 0 का मान 1 हो गया, और यहाँ 70 इन दोनों का गुणा करके देखो वापस क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा अचर पद की घात कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है अचर पद की घात। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, सबसे पहले हमें बात करनी है रेखिक बहुपद की। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद कौन सा होता है, रेखिक, देखो नाम आया रेखिक बहुपद, ये बहुपद कौन सा है, घात के आधार पर इसका नाम है रेखिक बहुपद, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, वो क्या कहलाएगा, बहुपद रेखिक कहलाएगा। डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1 होगी। तो जैसे लिखा 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल नहीं, ये बहुपद है, इक्वेशन नहीं है। तो 3x प्लस 5y प्लस 7, तो ये क्या एक बहुपद है जिसमें चर राशियाँ 2 है, हमारे पास x है और एक y है। तो यहाँ जब चर राशियाँ 2 है तो इनकी अधिकतम घात देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अलग अलग पदों में आई है, इनको जोड़ना नहीं है, 1 और 1 2 मत कर देना, यहाँ अलग अलग पदों में आई है, इसलिए पावर कितनी है, यहाँ 1 है। तो ये रेखिक बहुपद का एक उदाहरण है। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5 लिखा, तो ये भी क्या एक रेखिक बहुपद है, इसकी पावर कितनी है, 1। और ध्यान रखिएगा रेखिक बहुपद का जो ग्राफीय निरूपण है, यानी ग्राफ जो बनेगा, ये भी पूछ लेते हैं, एक बार रीट में आया भी क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा कि जो रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है, इसका ग्राफ होता है एक सरल रेखीय, एक सरल रेखीय, इस बात को याद रखेंगे। एक सरल रेखा के रूप में क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। तो हमें 10th क्लास में 2 चरों वाला रेखिक समीकरण एक टॉपिक है, उसमें हम करते हैं 3x प्लस 5y प्लस 7, इस तरह का एग्जाम्पल होता है, तो उसका ग्राफ ही निरूपण करते हैं। तो आपने देखा होगा ग्राफ इस तरह से बने होते हैं, एक रेखा इस तरह से आ रही है, दूसरी समीकरण की रेखा ऐसे आ रही है, तो यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, और जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रेखिक बहुपद के। तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल जैसे लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये एक बहुपद है, और वो कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर राशि x है, चर राशि हमारी कौन सी है, x है, और उसकी घात कितनी है, 2, यानी डिग्री कितनी है इसकी, 2। और पदों के आधार पर देखें तो 3 पद है, तो यहाँ डिग्री 2 है, इसलिए ये कौन सा कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। और अगर इसके ग्राफ की बात करें कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, इसका ग्राफीय निरूपण होता है परवलयाकार, परवलयाकार। तो ये हमारा था द्विघात बहुपद। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 10, तो ये भी क्या एक द्विघात बहुपद है, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। और ध्यान रखिएगा आगे अपने पढ़ेंगे इनके शून्यक निकालना, इनके शून्यक ज्ञात करना। शून्यक क्या होता है, जितने चर राशि है, जो चर राशि है उसके जितने मान होते हैं वो शून्यक होते हैं। अगर उसकी डिग्री 1 है तो शून्यक 1 होगा, डिग्री 2 है
तो इसके शून्यक 2 होंगे। इस बात को भी यार नोट कर लो आप कि शून्यक कौन सा होता है, डिग्री जिसकी 2 होगी उसके शून्यक 2 होंगे। यानी इस यहाँ से इस बहुपद को हल करें तो x के 2 मान आएंगे, यानी x 2 ऐसे मान रखेगा जो इस बहुपद को 0 कर देगा, यानी शून्य कर देगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी, तो वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस 7। और ये क्या होगा? हमारा त्रिघात बहुपद होगा, जहाँ चर राशि कौन सी है हमारी? चर राशि हमारी है x। चर राशि हमारी x है और उसकी पावर कितनी है? यहाँ पर अधिकतम 3 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब देख लेते हैं अपने समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। समान पद और असमान, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे लिखा 9x² y -7xy 3xy² प्लस 10xy² प्लस 10xy प्लस 20 और x² y। तो अब इसमें से छांटने होगी कौन से समान पद है और कौन से असमान पद है। तो देखिएगा यहाँ पे x² और y, ये x² और y लिखा है, तो यहाँ और कौन से पद हैं जिसमें x² और y आए? ये रहा x² और y, तो ये दोनों क्या है? समान पद है। ये दोनों क्या है? समान पद। बहुपद में वही पद आपस में प्लस और माइनस होते हैं जो समान पद होते हैं। असमान पद कभी भी माइनस नहीं होते या प्लस नहीं होते। जैसे लिखा 9x और माइनस का 10x लिखा, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में योग, व्यकलन, गुणा, भाग भी दे रखा है व्यंजकों का। तो 9x में से 10x जाएगा क्योंकि यहाँ x है तो समान पद है, तो ये माइनस का x रह जाएगा, माइनस का x, तो ये समान पद है। उसके अलावा यहाँ xy है, xy और ये दोनों अगर देखें तो असमान पद है क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक्स वाई वाला और कौन सा पद है? ये 10xy, तो ये कौन से हो गए? समान पद हो गए। उसके अलावा यहाँ xy² लिखा है, यहाँ xy² लिखा है, तो ये दोनों क्या है? समान पद है। ये दोनों हमारे समान पद है। इसके अलावा अगर इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो ये हमारा असमान पद हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिखूँ 9x और माइनस का 10y लिखूँ तो अब 9x में से 10y घट नहीं सकता, तो ये इतना ही रहेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, समान पद कौन से होते हैं और असमान पद कौन से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें शेषफल प्रमेय। इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। शेषफल प्रमेय कौन सा होता है कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा, जैसे लिखा 4x² - 3x प्लस 5, इसको डिवाइड किया x - 1 से, तो यहाँ शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से देखेंगे कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद में इस x - 1 का क्या करना है? भाग देना है। तो यहाँ एक चीज़ और भी नोट करेंगे साथ में, यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल हमारा अगर 0 आ जाएगा तो इस बहुपद का ये एक गुणनखंड होगा, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है गुणनखंड, उसमें अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस बहुपद का भाग दिया जाता है, यानी इस बहुपद का भाग दिया जाता है, तो यहाँ इसको 0 के बराबर कर लेंगे। ये मैं आपको आसान तरीका, छोटा तरीका बता रहा हूँ कि ये इसमें इसका भाग देना है, तो x - 1 को क्या करेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। और x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ ये आ जाएगा इधर आके प्लस का 1। तो अब क्या करेंगे आप? x बराबर 1 आया तो वो आप इसमें रख दो, यानी रिप्लेस कर दो, जहाँ भी x है उसमें 1 कर दो। तो ये हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, और यहाँ हो जाएगा 5, x की जगह 1 कर दिया। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 4 से गुणा किया 4, माइनस 3 एकम 3 और प्लस का 5। अब देखिए 4 और 5 कितने हो गए? 9, और 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा? 6। तो यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का x - 1 जो है वो एक गुणनखंड नहीं है। जो गुणनखंड 0 बनाएगा वही उसका गुणनखंड होगा, यानी शेषफल जब 0 आ जाएगा तो वो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 4x² माइनस 10x माइनस 20 लिखा। अगर इसको भाग दें x + 2 से, x + 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा
x प्लस 2 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। x बराबर आ जाएगा हमारा -2। अब -2 यहाँ रख के देखते हैं, 4 और गुणा में -2 का स्क्वायर और -10 और यहाँ -2 रखा और ये -20। -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4। 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, ये प्लस का हो गया, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस, और 10 गुणा 2 कितना हो गया हमारे पास, 20, और ये माइनस का 20 है। अब देखिएगा ये प्लस का 20 और माइनस का 20 आपस में क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या मिला, 16। तो ये हमारा इस बहुपद में भाग देने पर रिजल्ट मिल रहा है हमारा शेषफल 16। जब 4x² - 10x - 20 में भाग दिया जाए x + 2 का, तो शेषफल क्या रहेगा, 16। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम जो बीजीय व्यंजक का नेक्स्ट हमारा भाग है, इसका सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ, तो आपको याद होगी सर्वसमीकाएँ कौन सी होती है और उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहली जो सर्वसमीका आती है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, और ये जो सर्वसमीकाएँ होती है वो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये भी याद होगा। a² - b², इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a² - b² = a + b × a - b। तो अभी अपने इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जितना भी पढ़ा है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन, अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो आप सीधा स्किप करके आगे क्वेश्चनों में पहुंच जाइए। तो आगे नेक्स्ट देखिएगा, a + b का क्यूब, a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। उसके बाद a - b का क्यूब क्या होता है हमारे पास, a³ - b³ - 3ab × a - b। यहाँ प्लस माइनस का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस की हल्की सी गलती होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास a³ और b³, a³ और b³। यहाँ देखो पूरे का क्यूब है, यहाँ अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला आता है a - b × a² + ab और प्लस का b², यानी a³ - b³ का अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसका एक फैक्टर कौन सा होता है, ये ज़्यादातर इसी का पूछा जाता है कि फैक्टर कौन सा होगा। तो ये सारे फैक्टर हैं, इसका ये फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है ये। नेक्स्ट देखिएगा, a³ + b³, इसको क्या लिखेंगे, a³ + b³ को बाहर तो होगा a + b और अंदर रहेगा a² - ab + b²। उसके बाद है a + b + c और इसका करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका होता है a² + b² + c² प्लस क्या लिखेंगे, 2ab। देखिएगा a + b का स्क्वायर किया तो a² और b² बन रहा है, तो यहाँ तीन राशियाँ a, b और c, तो यहाँ लिखेंगे a² b² c² + 2ab, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक सर्वसमीकाएँ हैं जो हमें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।